ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो अभी देखिए, एक छोटी सी लैंग्वेज बची हुई थी, वो पूरी कर लीजिए आप, फिर बात करते हैं आगे। क्या बोला था मैंने? सिमिलरली डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग which also shows inverse relationship between inverse relationship between price and demand, between price and demand। तो अभी तक मैंने जब आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाया तो मैंने करा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें पिछले वाले पेज पे, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक मिनट, मैंने सबसे पहले आपको एंट्री दे दूंगा बच्चों को। मैंने सबसे पहले क्या किया बेटे, ये जो मैंने आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है ना, ये वाला, एक जी, ये जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक, ये पता है क्या है बेटे? ये स्टेटमेंट है। ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है उसको स्टेट किया है, स्टेटमेंट किया उसको, क्यों क्या कहता है। फिर मैंने ये सेकंड स्टेप में क्या किया है, मैंने इसी स्टेटमेंट को जो ये कह रहा कहा, मैंने इस स्टेटमेंट को मैंने एक शेड्यूल एंड डायग्राम से क्या कर दिया, शो कर दिया। शो करने का मतलब मैंने दिखा दिया भैया जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ ये ऐसे काम करती है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इन्हीं शेड्यूल एंड डायग्राम्स को बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन द टेबल वी कैन सी दैट as the price of a good rises the demand of the good falls है। demand of the good falls यानी कि ये टेबल जो है वो इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो भी इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कोई बहुत सारी चीजें नहीं कर दी है, मैंने एक ही चीज को दो तरीके से, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक तो सीधी बात बोल दी, एक डिमांड शेड्यूल से वही बात बता दी, और डिमांड कर्व से भी मैंने वही बात बताई। तरीका यही होता है बेटे, किसी इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने का तरीका यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर उस स्टेटमेंट को शेड्यूल एंड डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और थर्ड स्टेप जो अभी तक मैंने रोका हुआ है, वो स्टेप क्या होता है, वो है एजम्पशंस ऑफ द लॉ। एजम्पशंस मतलब बेटे इकोनॉमिक्स के सारे लॉ कुछ बेसिक एजम्पशंस के ऊपर काम करते हैं। बेसिक एजम्पशंस कौन सी? वो एजम्पशंस जिसके अकॉर्डिंग उस लॉ को इकोनॉमिक्स ने बनाया है। यानी कि कुछ एज्यूम करता है इकोनॉमिक्स कि हमने ये बातें मानी है, तो ये बातें काम करेंगी तो लॉ अप्लाई करेगा। क्योंकि बेटे इकोनॉमिक्स के लॉ ना यूनिवर्सली ट्रू नहीं होते, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। आज कुछ और, कल को कंडीशंस कुछ और हो गई तो चेंज हो जाएंगे। ये चेंज ना हो, ये काम करें, इसके लिए कुछ बातें हमने एज्यूम करी हैं। हमने मतलब इकोनॉमिक्स ने जब इस लॉ को मेंटेन बनाया तो उसको एजम्पशंस कहा जाता है। और ये लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस का मतलब ये नहीं कि इसमें लिखनी है। इकोनॉमिक्स के ए टू जेड, फिर से सुन लो, इकोनॉमिक्स के ए टू जेड जितने भी लॉ हैं वो सारे लॉ बिना एजम्पशंस के फिनिश नहीं होते। बिना एजम्पशंस के कोई लॉ बनेगा नहीं। और जब आप उसको लिखना शुरू करोगे आपको एजम्पशंस लिखनी पड़ेगी। भैया ये जो बात हमने बोली है ना, आपको बता रहे हैं, ये बात कब तब अप्लाई होगी जब ये नीचे की बातें आप एज्यूम करो। अगर आपने एजम्पशंस ब्रेक करी तो ये लॉ काम नहीं करेगा, हमारी कोई गारंटी नहीं। समझ में आ गई बात सबको बेटे? तो इकोनॉमिक्स के लॉ कुछ बेसिक एजम्पशंस के ऊपर काम करते हैं, और उस एजम्पशंस को हम नीचे लिखने वाले हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो प्रोफेसर आपको पहले एजम्पशंस सिखाएगा, क्योंकि बहुत हैवी एजम्पशंस होती हैं, लॉ बहुत बड़े होते हैं। तो वो पहले बताएगा कि भैया आप अपनी दुनिया से हटो, हम अपनी दुनिया बनाएंगे। तो वो बताएगा ये बातें हमने एज्यूम करी है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसे काम करती है। क्योंकि अभी हम इनिशिएट कर रहे हैं तो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो हम एजम्पशंस बाद में लिख सकते हैं। ओके बेटे, क्लियर? तो यहाँ पे लिखिए एजम्पशंस ऑफ द लॉ। अब फिर फिनिश माना जाएगा ये प्रॉब्लम। एजम्पशंस ऑफ द लॉ, एजम्पशंस ऑफ द लॉ, इस लॉ की एजम्पशंस क्या है? और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, एजम्पशंस हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। कहां पढ़ ली है अभी याद आ जाएगा क्या होती है एजम्पशंस। एक मिनट, आपको याद होगा कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स मैं बता रहा था। कौन कौन से फैक्टर्स थे, कोई बताना जरा मेरे को, कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ाए मैंने डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले? कोई भी बता दीजिए।
सर ये मार्केट डिमांड के लिए। बेटे किस मार्केट के बता दो, इंडिविजुअल के बता दो, कोई भी बता दो। सर प्राइस प्राइस हो गया, गुड का, हाँ जी, ठीक है। हम्म, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम हो गई, टेस्ट हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गई, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गई। और मैं तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा क्या रहा हूं, सिर्फ प्राइस और डिमांड का इन्फ्लुएंस बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट बैठे हुए हैं, वो कांस्टेंट है नहीं, उसे कांस्टेंट हमने माना है, हमने उनको कांस्टेंट एज्यूम किया है, और वही एजम्पशंस, यानी कि क्या एजम्पशंस हैं, वो 6 एजम्पशंस होने वाली है। कौन सी 6 एजम्पशन? प्राइस को छोड़ दो, टोटल 7 फैक्टर सिखाए ना मैंने मार्केट में, तो एक तो प्राइस हो गया, वो तो हमने समझा ही रहे हैं। बाकी के जो 6 फैक्टर्स बचे वो सारी की सारी एजम्पशंस कहलाएंगे। कैसे? ऐसे देखो, लिख के दिखाता हूं। देखो पहला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पहली एजम्पशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कि भैया रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज नहीं होंगे, पहली एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन, प्राइस ऑफ, सॉरी प्राइस तो नहीं है, इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज। इनकम भी तो हमने कांस्टेंट मानी थी, माननी है, लिखनी पड़ेगी वो यहां पर। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, taste and preferences of consumer, taste and preferences of consumer remains constant, remains constant। मैं और भी लिख सकता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, एक्सेट्रा लिख रहा हूं। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि प्राइस को छोड़कर जितने भी तुम्हें अदर फैक्टर्स हैं उन सबको तुम एक एक करके लिखते चले जाइए, वो सारी की सारी एजम्पशंस कहलाती। अब ये लॉ ऑफ डिमांड फिनिश हुआ। तो लॉ ऑफ डिमांड जो आपने देखा, ये पूरा फिनिश हो गया। 3 या 4 नंबर में कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। क्या फॉर्मेट है मैं आपको बता देता हूं रफली, लिखना मत, ये फॉर्मेट में सिखाया मैंने। सबसे पहले मैंने दी स्टेटमेंट, मैंने क्या दिया बेटे आपको, स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेप कि भैया हम स्टेट करेंगे भैया लॉ कहता क्या है। फिर क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, फिर हम उसको एक शेड्यूल एंड डायग्राम, फिर हम उसको एक शेड्यूल एंड डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं कि भैया शेड्यूल एंड डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हमने एजम्पशंस लिख दिया। क्या लिख दिया उसकी, एजम्पशंस ऑफ द लॉ, कि वो लॉ किन बातों के ऊपर काम करता है, एजम्पशंस ऑफ द लॉ। ये लिखते ही हमारा लॉ फिनिश हो जाता है। समझ में आ गई बात? और ये जो बेटे आपको मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ ना, ये बड़ी क्लासेस तक काम आएगा। और ये बस फर्क क्या होता है कि इकोनॉमिक्स क्या करते हैं कि स्टेटमेंट देने से पहले एजम्पशन सबसे पहले सिखाते हैं, क्योंकि बिना एजम्पशंस के लॉ ना तुम्हारे भेजे में घुसेगा नहीं, इतने हैवी लॉ होते हैं। तुम क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स के कि सर ऐसा कैसे और वैसा कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर प्रोफेसर बताता है भैया ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक्स ने मान लिया, तो इसलिए एजम्पशंस पहले पढ़ा दी जाती है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेचारी इकोनॉमिक्स को, बड़ी हल्के में ले रहे हैं अभी इसको हम, तो भैया लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटे हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा डन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कर काम क्यों करता है, इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, उसके ऊपर जाएंगे वो, और एक क्वेश्चन और हम लपेटेंगे, लगभग 2 क्वेश्चन और 2 क्लासेस मेरे ख्याल से लगेंगी ओवरऑल। तो हमारा ये लॉ डिमांड वाला चैप्टर डन हो जाएगा। 2 या 3 भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है बेटे। चलिए, गुड डे एंड टेक केयर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बेटे पूछ सकता है, एनीवन कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो।